सो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट इसके सर के स्पेशल सेशन में। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये जो आपका टॉपिक है ये है एम.एच. अब्राहम का लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म। एम.एच. अब्राहम की बुक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें दी हुई हैं और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, यस, लेकिन ये भी है कि एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी टॉपिक्स हैं जो आप सभी को जानना चाहिए। आज अभी हम आपके सामने जो पहला लेक्चर लेकर आए हैं वो टी टू जेड वाले टॉपिक्स पे लेकर आए हैं। और अभी एस वाला जो है, चूंकि वो काफी बड़ा है, ठीक है, तो उसको हम इसके बाद करेंगे, अपने सेकेंड सेशन में करेंगे। तो टी लेटर के टी टू जेड लेटर्स के जितने भी टर्म्स हैं वो हमारे सामने हैं। अब आप ध्यान दें, जो सबसे पहला जो टर्म है वो आपके पास है थ्री यूनिटीज। अगर आपके पास बुक हो तो आप वहां से ओपन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि आपके ऊपर इच्छा करता है, आप चाहो तो ओपन कर लो, लेकिन आपको चीजें अभी क्या अभी समझ में आनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। शायद ये जवाब आप में से कोई ना दे पाए अगर आपने बुक को अच्छे से न पढ़ा हो। विच क्रिटिक्स कोडिफाइड द रिजिड ड्रामेटिक रूल्स नोन एज द थ्री यूनिटी। कौन से क्रिटिक्स हैं जिन लोगों ने थ्री यूनिटीज का जो कॉन्सेप्ट था उसको कोडिफाइड किया था ड्रामेटिक रूल्स के तौर पे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का जवाब आप में से ज्यादातर लोग के पास है नहीं, क्योंकि किताब आप पढ़ते नहीं हैं। किताब आप पढ़ते नहीं हैं। जब किताब आप, अब देखो, विजय लक्ष्मी के लिए तालियां हो जाए क्योंकि ये किताब पढ़कर आई हैं। आप लोग को शायद पता नहीं कि जो एरिस्टोटल महोदय हैं उन्होंने थ्री यूनिटीज की बात की ही नहीं थी। एरिस्टोटल महोदय ने सिर्फ एक यूनिटी की बात की थी, और वो यूनिटी है यूनिटी ऑफ एक्शन, है ना। बेचारे बिना मतलब के उनको जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप बुक को खोलेंगे तो बुक की पहली लाइन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, हाँ? बुक की पहली लाइन लिखी हुई है कि इन द 16th एंड 17th सेंचुरीज क्रिटिक्स ऑफ द ड्रामा इन इटली एंड फ्रांस। जो फ्रांस और इटली के क्रिटिक्स थे उन लोगों ने ऐड किया था, किसमें ऐड किया था? टू एरिस्टोटल्स यूनिटी ऑफ एक्शन। क्लियर है एकदम? यानी एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ एक्शन दिया था, उसमें ऐड किया था, ठीक है, दो और अदर यूनिटी। देखो उसके बाद लिखा विच ही डिस्क्राइब्स इन हिज पोएटिक्स। यूनिटी ऑफ एक्शन को एरिस्टोटल अपने पोएटिक्स में डिस्क्राइब करते हैं, उसमें टू अदर यूनिटीज को ऐड करने का श्रेय किसको जाता है? इटली और फ्रांस के जो क्रिटिक्स हैं उनको जाता है। ये बात किसी को पता थी? ये बात आप ध्यान देते हैं? दोस्तों पहली लाइन में जवाब दिया हुआ है और आप सब क्या बता रहे हैं? एरिस्टोटल। मिस्टेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ भाई, एम.एच. अब्राहम से तो अलग जाओगे नहीं आप, ठीक है। और ये जो उन्होंने तीनों यूनिटीज एक साथ मिला दिया, इसको इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द सो कॉल्ड रूल्स ऑफ ड्रामा। इसको इन्होंने सो कॉल्ड रूल्स ऑफ ड्रामा बना दिया, जिसको हम थ्री यूनिटीज के नाम से हम जानते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये लाइन है जो कि एग्जैक्टली वहां पे आया हुआ है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो क्रिटिक्स हैं ये फ्रेंच और इटालियन क्रिटिक्स हैं, जिन्होंने क्या किया 16 एंड 17 सेंचुरी में यूनिटी ऑफ एक्शन में दो और यूनिटीज को ऐड किया, और इस तरह से थ्री यूनिटीज का कॉन्सेप्ट आया। और इन्होंने कहा कि भैया आप थ्री यूनिटीज को फॉलो करो, ठीक है। अभी आगे आप और चलेंगे तो और डीपर लेवल पे सारी चीजों को समझेंगे। बात यह है कि केवल टुनटुन बन के चीजों को केवल पढ़ लेना है कि चीजों को समझना भी है। समझ के जब चलेंगे आप तो एग्जाम में आपसे गलतियां नहीं होंगी और आप बेहतर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हाट आर थ्री स्पेसिफिक कंपोनेंट्स दैट मेक अप द थ्री यूनिटीज। बताइए वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो थ्री यूनिटीज को बनाते हैं? तो कौन से कंपोनेंट्स हैं? वो थ्री यूनिटीज हैं, वो यूनिटी ऑफ एक्शन है, यूनिटी ऑफ टाइम है, एंड यूनिटी ऑफ प्लेस है। ये थ्री यूनिटीज हैं जो ये थ्योरी को बनाते हैं हमारे सामने। व्हाट लिमिट डज द यूनिटी ऑफ टाइम। जब आप यूनिटी ऑफ टाइम की बात करते हैं तो यहां आ जाओ
और ये बताइए आपके सामने क्या इम्पोज करता है ये आप यूनिटी ऑफ टाइम। अगर कोई भी क्लासिकल ट्रेजेडी चल रही है तो उसका नरेटिव ड्यूरेशन किस तरह का होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ टाइम आपसे कहता है कि इट शुड बी द एक्शन मस्ट बी लिमिटेड टू अ सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन। क्या होना चाहिए, अ सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन आर 24 आवर, यानी एक बार सन जब पूरा पूरा घूम जाता है अपनी जगह पे तो 24 आवर्स भी होता है ना, तो यहाँ तो 24 आवर, तो 24 आवर्स का होना चाहिए। यहाँ अगर ये ना लिखा हो तो क्या होगा, अ सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन। याद रखेंगे आप लोग। अगला दूसरा ध्यान दे, यूनिटी ऑफ प्लेस से आप क्या समझते हैं, इसको जो है स्ट्रिक्ट जियोग्राफिकल सेटिंग इन अ नियो क्लासिकल प्लेस। जब आप बात करते हैं तो ये क्या रिस्ट्रिक्ट करता है, यूनिटी ऑफ प्लेस। तो यूनिटी ऑफ प्लेस कहता है कि द एक्शन मस्ट बी कन्फाइंड टू अ सिंगल लोकेशन, टाउन और आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। तो ये क्या होना चाहिए, एक सिंगल लोकेशन पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यूनिटी ऑफ प्लेस है। यहाँ पे यूनिटी ऑफ एक्शन दिया नहीं है, लेकिन आप सभी को यूनिटी ऑफ एक्शन भी बता दूं और आपको पता होना चाहिए यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है भैया। तो इसमें क्या होता है, जो प्लॉट होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए। प्लॉट यानी जो स्टोरी लाइन है वो जो है एक प्लॉट पे बेस होना चाहिए। ये जो डबल प्लॉट ट्रिपल प्लॉट की कहानियां आप देखते हैं वो यहाँ नहीं अच्छा माना जाता है। तो जितनी भी क्लासिकल ट्रेजेडीज थी वो इसको फॉलो करती थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जाके आपका जो प्रश्न है वो आ रहा है, कौन से एंशिएंट फिलोसफर हैं, ठीक है, जिनका जो पोएटिक्स नाम का एक बुक उन्होंने लिखा है और क्लियरली उन्होंने मैंडेट किया है यूनिटी ऑफ एक्शन को। अब तो एकदम क्लियर है, तो अब जाके आंसर आएगा एरिस्टोटल। आगे बढ़ते हैं। विच मेजर यूरोपियन नेशनल ड्रामा, कौन सा मेजर यूरोपियन नेशनल ड्रामा है जिसने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि भैया ये 3 यूनिटीज के कॉन्सेप्ट को हम फॉलो नहीं करेंगे। बताओ वो कौन है यूरोपियन ड्रामा जिसने रिजेक्ट किया। तो वो है एलिजाबेथन ड्रामा। इंग्लैंड के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि भैया मैं जो है एलिजाबेथन ड्रामाज जितने भी लिखे गए मैक्सिमम जो है इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। दे रिजेक्टेड। 1765 में एक वर्क आया था जो बहुत ही कैनोनिकल, बहुत ही फेमस क्रिटिकल वर्क माना जाता है पूरी दुनिया में, और जिसने डिसमेंटल कर दिया ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा था भैया 3 यूनिटीज फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है 3 यूनिटीज को, इसको क्या हुआ, इसको पूरी तरह से जो है एक बुक के द्वारा एक बहुत बड़े क्रिटिक है उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। तो बुक का नाम है प्रीफेस टू शेक्सपियर एंड इट वाज रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो उन्होंने कहा भैया ये 3 यूनिटीज जैसा कोई कॉन्सेप्ट फॉलो करना जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया तर्क दिया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इसका विरोध किया। साथ ही साथ इन्होंने शेक्सपियर के बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट का समर्थन किया। जैसे शेक्सपियर महोदय ट्रेजिक कॉमेडी लिखते थे, तो ट्रेजिक कॉमेडी को भी जो क्लासिकल लोग हैं वो पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था ट्रेजिक कॉमेडी नहीं भाई, केवल ट्रेजिडी हो तो ट्रेजिडी हो, कॉमेडी हो तो कॉमेडी हो। उसका भी इन्होंने विरोध किया, कहा नहीं ट्रेजिक कॉमेडी भी हो सकती है, ये तो ह्यूमन जो इमोशन है उसको बेहतर फॉर्म में दिखाती है। हर समय केवल दुख नहीं हो सकता और हर समय केवल सुख नहीं हो सकता, दोनों का मिक्सचर लाइफ में जरूरी है। तो प्रीफेस टू शेक्सपियर याद रखिएगा, ये बहुत बेहतरीन बुक है और इसके द्वारा जो है 3 यूनिटीज का, ट्रेजिक कॉमेडी का, ठीक है, इन सारी चीजों पे बात की गई है, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है भाई। बोलो भाई। आप लोग ये देखिए कि आपके जो भी दोस्त क्लास में नहीं हो उनको जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। आपके हर एक दोस्त की क्लास, मैंने ये सोचा था कि जब आपका ग्रुप बनेगा तो आपके ग्रुप में ये होगा कि भाई आपके ग्रुप के हर एक बंदा आया कि नहीं आया वो लीडर इंश्योर करेगा, और एक बार ग्रुप में मैसेज डालेगा तो सारे आ जाएंगे, सारे सीरियस हो जाएंगे। किसी ने नहीं लिया तो वो ले लेगा, लेकिन चलिए सपने सपने रह जाते हैं। हु ऑफिशियली इंट्रोड्यूस द कंपेरेटिव मेथड, किसने जो है ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया एक कंपेरेटिव मेथड को,
जिसे हम टच स्टोन मेथड बोलते हैं इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। बहुत बेहतरीन, आप सभी को पता है टच स्टोन मेथड को शुरू करने वाले जो राइटर है उनका नाम है मैथ्यू अर्नोल्ड जी। मैथ्यू अर्नोल्ड जी, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि इन विच फेमस 1880 एसे, एक 1880 में बहुत ही फेमस एसे लिखा गया था, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। वहां पे उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिकली डिफाइन किया, अप्लाई किया अपने टच स्टोन मेथड को। उस एसे का नाम आप सभी को पता है, उस एसे का नाम है द स्टडी ऑफ पोइट्री। अब ये जो जीआईसी वाले और पीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बात है जो ये स्टडी ऑफ पोएट्री है। हो सकता है उनके एग्जाम में सीधे यही आ जाए कि हु हैज रिटन द स्टडी ऑफ पोएट्री, या इन विच ईयर इट वाज पब्लिश्ड, ठीक है, या वेयर डज मैथ्यू अर्नोल्ड टॉक अबाउट टचस्टोन थ्योरी ऑफ पोएट्री। ये जीआईसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्रिटिकल टच स्टोन, ये क्रिटिकल टच स्टोन क्या है अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू अर्नोल्ड। आखिर ये टच स्टोन नाम की कौन सी बला है? तो इसका मतलब ये क्या करते हैं समझो। अ शॉर्ट हाईली सेलिब्रेटेड पैसेज फ्रॉम अ मास्टर पोएट यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड टू डिटेक्ट हाई पोएटिक क्वालिटी। जैसे सपोज करिए कि इन्होंने क्या किया था कि कुछ मेजर पोएट्स को सेलेक्ट किया, कहा कि ये मास्टर पोएट है, ध्यान रखें। अब अगर मान लीजिए कि आपको हम चेक करना चाहते हैं, आप भी पोएट्री लेकर आए, मान लीजिए टुनटुन भी अब हर कोई लिख दे रहा है। जैसे आजकल के समय में क्या हो रहा है कि कोई पैमाना नहीं। सोचिए उस समय के राइटर्स कितने अच्छे थे, ये क्रिटिक थे जो पैमाना बनाते थे। जैसे आजकल नेतागिरी में कोई घुस जा रहा है तो कोई भी नेता बन गया। नेता बनने का कोई पैमाना है नहीं है, केवल स्टूडेंट के लिए पैमाना है कि भैया स्टूडेंट है तो उसके लिए ये एलिजिबिलिटी है, स्टूडेंट का एज इतना कम होना चाहिए। 35 साल से ज्यादा का कोई बच्चा जो है एलटी ग्रेड का फॉर्म नहीं भर सकता। अब बताइए, गुस्सा लगता है, चप्पल मारने वाला काम किया जाता है सरकार के द्वारा। भाई अगर वो बच्चा मेहनती, मान लीजिए 35 साल के बाद ही उसे मौका मिला तैयारी करने का, पढ़ने का, तो नहीं पढ़ेगा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? वो परीक्षा देगा, अगर उसका टैलेंट है तो निकाल पाएगा तो निकालेगा, ठीक है। तो ये सब गलत चीज है, लेकिन नेता बनने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है ना। तो सोचिए पोएट बनने के लिए भी बाकायदा एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आपको ये माना जाए कि आप अच्छे पोएट हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक अच्छे पोएट, जो मास्टर पोएट ये बताते हैं, ये कहते हैं मास्टर पोएट की एक स्टैंजा उठाओ और तुम अपनी एक स्टैंजा रखो, दोनों को आमने सामने रखो और फिर उसके वाले को पढ़ो, फिर अपने वाले को पढ़ो। अब जब दोनों को पढ़ोगे तो तुम्हारी औकात तुम्हें समझ में आ जाएगी कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारी औकात क्या है। अगर तुम उसके कंपैरिजन में लग रहा है कि तुम्हारी औकात कुछ ठीक ठाक है, कहीं पे तुम उसके बराबरी में लग रहे हो, तो इसका मतलब तुम भी अच्छे पोएट हो सकते हो। लेकिन अगर नहीं आ रहे हो तो तुम अच्छे पोएट नहीं हो, है ना। इसका मतलब तुम्हें और काम करने की जरूरत है। ये स्टैंडर्ड है भाई, ये टच स्टोन मेथड है। क्या बात है, ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा है, केवल ये टीचिंग एग्जाम में हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा किसी भी एग्जाम में नहीं हो रहा है ना। तो ये सब गड़बड़ है, क्या ही बताया जाए। तो अब इसके लिए देखिए, अब फिर अगला प्रश्न आता है कि बताओ भैया वो कौन से मास्टर पोएट्स हैं जिनको मैथ्यू अर्नोल्ड ने माना है कि भैया इनके अगर आप पैसेज या पोएट्री के कोई एक स्टैंजा को लेते हैं तो आप इसके आधार पर अपनी तुलना कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोग को एक छोटा सा टेक्निक तब भी बताया था। वो टेक्निक ये था कि हमारे डीएम शेक्सपियर, चूंकि शेक्सपियर साहब को हम डीएम मान रहे हैं सबसे ऊपर, तो आपने क्या बनाया, हमारे डीएम शेक्सपियर। ध्यान दें, हमारे डीएम शेक्सपियर। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। हमारे डीएम शेक्सपियर, तो हमारे का मतलब होमर और डी का मतलब दाते और एम का मतलब मिल्टन, ठीक है, और शेक्सपियर तो आप जानते ही हो। या आप सिंपल सा बोल लो हमारे एसडीएम साहब, ये भी मैंने बताया था आप लोग को, हमारे एसडीएम साहब। तो यहां भी बात बन गई, ठीक है। हमारे का मतलब होमर, एस का मतलब शेक्सपियर, डी का मतलब दाते, एम का मतलब मिल्टन। तो इसको याद रखना है आप लोग को, ठीक है।
सच में देखा जाए तो आपके डीएम शेक्सपियर ही हैं। अगर शेक्सपियर साहब को आपने सेलेक्ट करा, शेक्सपियर साहब को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके काफी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मामला है। तो सबको समझ में आ रहा है भाई? टच स्टोन सबको समझ में आ गया? डीपर से डीपर लेवल पे आएगा तो कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो आज के सारे टॉपिक्स बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत ही खतरनाक है, लेकिन जब बात यहीं का यहीं याद हो जाए तब तो मजा है। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है, यहीं का यहीं याद होना चाहिए, यहीं का यहीं समझ लो आप। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है ट्रेजेडी। ये बहुत ही खतरनाक है। अब ये आपके एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, और आपको जानना भी चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए। हमने भी आपके लिए भर भर के क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। हाउ डिड एरिस्टोटल। अब आप लोग ट्रेजेडी में चाहो तो क्या नकल करोगे? नकल करोगे भाई? क्या बुक ओपन करके करना चाहते हैं कि बिना नकल किए बताना चाहते हैं? सिरजा कह रही हाँ सर करेंगे। अच्छा करोगे? अनामिका भी कह रही नकल करेंगे। हर चीज नकल करोगे तो कैसे बात बनेगी? नकल मत करो ना। ट्रेजेडी तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिना नकल करे बताओ। चलो, तो आपसे पूछा गया है कि एरिस्टोटल साहब ने ट्रेजेडी को कैसे डिफाइन किया। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि ट्रेजेडी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है। चैप्टर 6 जो पोएटिक्स है उसके किस चैप्टर में ट्रेजेडी की बात की है? चैप्टर 6 में बात की गई है। ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर 6 में बात की गई है। इन्होंने ट्रेजेडी को डिफाइन कैसे किया है? तो इन्होंने ट्रेजेडी का डेफिनेशन कैसे दिया, अगर आप बुक में देखेंगे, बहुत बड़ा डेफिनेशन है, लेकिन कम से कम उतना पार्ट जो कि जरूरी है उतना तो आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेजेडी क्या है? इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। उसके बाद की 3 लाइन, 3 फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ये 3 बातें ध्यान रखनी है। इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, एक्शन कैसा होना चाहिए? सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद भी है लेकिन इतना तो याद ही रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटलियन थ्योरी, जो एरिस्टोटलियन थ्योरी है, व्हाट स्पेसिफिक ट्विन इमोशंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से 2 इमोशन जो कि अक्सर साथ में चलते हैं, मस्ट ट्रू ट्रेजेडी इवोक टू इफेक्ट कैथारसिस। वो 2 इमोशंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप ट्रेजेडी वास्तव में अच्छी ट्रेजेडी देख रहे हैं, अगर ट्रू ट्रेजेडी है, तो 2 इमोशन वो जरूर इवोक करेगी। ठीक है, और वो कैथारसिस के लिए आता है। तो 2 इमोशंस कौन से हैं? वह है पिटी एंड फियर। पिटी एंड फियर, ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप ट्रेजेडी देख रहे हैं तो पिटी एंड फियर आपको महसूस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। व्हाट इज द प्रिसाइज साइकोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ कैथारसिस? ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाचिंग और ट्रेजिक ड्रामा। अब जो कैथारसिस है ये भी ट्रेजेडी का, देखो ये सब बहुत जरूरी चीज है। पिटी एंड फियर, कैथारसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैथारसिस का मतलब क्या समझते हैं आप? तो कैथारसिस एक तरह से परगेशन ऑफ इमोशंस होता है। क्या होता है? परगेशन ऑफ इमोशंस। परगेशन को आप क्या बोल सकते हैं? अगर और इजी वर्ड लेना चाहते हैं तो प्यूरिफिकेशन। आप क्या बोल सकते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन। आपके सारे इमोशन क्या हो जाते हैं? प्यूरिफाई हो जाते हैं। ठीक है, और ये किस माध्यम से होता है? पिटी एंड फियर। जब आपके अंदर पिटी एंड फियर की भावना जगती है तो इससे क्या होता है?
आपके इमोशंस जो होते हैं उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। अक्सर आप देखिए, जब मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं एक मूवी देख रहा था तो मुझे उस मूवी देखने के बाद कुछ समझ वास्तव में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक मैंने मूवी देखी थी जिस मूवी का नाम था तेरे नाम। जब उस मूवी को मैंने देखा तो वास्तव में मुझे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे परगेसन ऑफ इमोशन हुआ है। आप में से क्या आप लोगों ने देखा है तेरे नाम मूवी? कितने लोगों ने देखा है? परगेसन ऑफ इमोशन जब उस मूवी को आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे जो है होता है। अजीब से पूरे शरीर के आप गूज बम्प्स आ जाते हैं, पूरे शरीर के रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं। और उस प्रकार के जब मूवी को आप देखिए तो उसके बाद आपको कुछ नहीं समझ में आता है। आप एक लंबे समय तक शांत रहना चाहते हैं, आप किसी से कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, और ऐसे लगता है जैसे आपको एक अजीब सी कॉमनेस टाइप की फीलिंग आ रही है। इस तरह की बातें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है। इसी तरह एक और मूवी मैंने देखी थी, उस मूवी के बाद भी मेरे अंदर परगेसन ऑफ इमोशंस आया था, और उस मूवी का नाम है आमिर खान की मूवी थी। कौन सी मूवी थी भाई, जिसमें हीरोइन आपकी है, जिस हीरोइन को एंड तक पता ही नहीं चल पाता है कि हीरो इतना बड़ा बिलियनियर है, गजनी। और उस मूवी को मैंने देखा ना तो मुझे पागल टाइप का हो गया। उस मूवी के बाद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं। और वो मूवी इतनी बेहतरीन बनाई गई थी कि मूवी के दौरान भी आप हर समय बहुत ज्यादा बार कैथारसिस हो रहा था, मूवी के अंदर भी बार बार कैथारसिस हो रहा था, क्योंकि स्टोरी बार बार बैक चल रही थी। उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का यूज किया गया था। तो उस मूवी में भी कुछ ऐसा ही था। आप लोगों ने देखा है क्या? गजनी मूवी सभी लोगों ने देखी होगी। हाँ, तो निश्चित तौर पे परगेसन ऑफ इमोशंस का कॉन्सेप्ट तो है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, कहानी बताने का समय नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो मैं तेरे नाम की कहानी तो जरूर सुनाता हूँ। हाँ, आगे बढ़ते हैं। व्हाट क्रिटिकल टर्म डिनोट द चीफ कैरेक्टर, ठीक है, इन अ ट्रेजेडी हु अंडरगोज अ सडन एंड सीवियर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। ठीक है, बताइए वो टर्म बताइए, वो जो जो ये सारी चीजें जिसके अंदर जाएगा, जिसके अंदर आपको जो मेन कैरेक्टर होगा उसी के तो जीवन में चेंज आएगा। सडन एंड सीवियर रिवर्सल आएगा फॉर्चून का, उसका फॉर्चून जो है सडन चेंज हो जाएगा। वो कौन सा कैरेक्टर होता है? वो चीफ कैरेक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो वही तो ट्रेजिक हीरो कहलाता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रेजिक हीरो। जो ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट वो यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लिटरल डेफिनेशन ऑफ ग्रीक क्रिटिकल टर्म हमर्सिया? अब आप सभी को पता है कि अगर ट्रेजेडी है तो जो हमारा हीरो होगा वो पीड़ित होगा किसी एक प्रॉब्लम से, कोई एक ऐसा प्रॉब्लम होगा जिससे वो पीड़ित होगा। अंजलि कहाँ जा रही हो? हुब्रिस कभी हमर्सिया का मतलब नहीं होता है। हाँ, तो हमर्सिया जो होता है वो होता है एरर इन जजमेंट। ठीक है, या फिर हम उसे इंटरनल फ्लॉ बोलते हैं, या फिर हम उसे ट्रेजिक फ्लॉ बोलते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ। तो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो ट्रेजिक हीरो है, वो कहीं ना कहीं कोई गलती करता है जिसकी वजह से जो है उसके जीवन में अचानक क्या होता है, उसको भुगतना पड़ता है, और फिर वो उसके जीवन में चेंज हो ही जाता है। जैसे आप मैकबेथ की बात करें, अगर मैकबेथ के अंदर वाल्टिंग एम्बिशन ना होता तो मैकबेथ बहुत बढ़िया जी रहा था, बहुत सम्मान, राजा कितना सम्मान देता है मैकबेथ को, अपने रिश्तेदार, उसका रिश्तेदार भी है वो, उसको कितना ज्यादा वैल्यू मिलता है, हर लोग मैकबेथ का सम्मान करते हैं। लेकिन उसके अंदर एक नीचता की भावना आ जाती है, जो वाल्टिक एम्बिशन उसको करता है कि वो भी राजा बनना चाहता है। ठीक है, इसी तरह ओथेलो है, कितनी बढ़िया बीवी, सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक गाना गाते हैं ना, रूप में निकला न करो रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला न पड़ जाए। तो कुछ ऐसी कहानी थी, इतनी प्यारी खूबसूरत डेस्टिमोना थी। हाँ, जो लोग सपने में सोचते हैं कि ऐसी लड़की हमें मिले, ड्रीम गर्ल, ऐसी लड़की उसे मिलती है। लोग नफरत करते हैं, सब जो है एकदम नफरत भरी भावना से वो थेलो से सब नफरत करने लगते हैं, अरे भैया इसको कैसे मिल गया। हाँ,
इसको कैसे, वो कहते हैं ना कि आजकल आजकल चलता है अंगूर के किसके हाथ में क्या भाई। हाँ, तो ऐसे चीजें बोला जाता है, तो कुछ ऐसा ही था। लेकिन अब क्या कब करें, जब जीवन में आप गड़बड़, आपको बुरा होना लिखा है तो होगा ही। अब आपका ट्रेजिक हीरो है, उसके अंदर क्या हो गया, जेलिसी की भावना आ गई। अब जेलिसी की भावना आ गई तो लो बर्बादी छा गई। हम्म, तो यही है। हाँ, तो दिक्कत हो गया, लंगूर के हाथ में अंगूर ज्यादा दिनों तक टिका नहीं भाई, तो वो भी कहानी खत्म हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। आप शेक्सपियर के जितने भी आप प्लेज को देखेंगे, किसी न किसी प्रकार से, अगर आप इनकी बात करें किंग लियर की, तो किंग लियर में क्या प्रॉब्लम है, किंग लियर में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्राइड की फीलिंग उनके अंदर जो ज्यादा है। हाँ, वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा प्राइड है भैया, किस चीज हमें हमें सब लोग तारीफ करें। हम्म, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है, उसके चक्कर में बर्बादी हो जा रही है, आप जान ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, एक ट्रेजेडी बच गया, हैमलेट। हैमलेट में क्या है, इनडिसाइजिवनेस, आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। अरे भाई, जब एक बार सोच लिया, राजा कभी इतना सोचने वाला नहीं बनता है। अगर राजा फिलोसफर का राजा बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आपको पता है भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसको बोलते हैं मौर्यन एम्पायर। उस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़े क्षेत्र में फैली हुई एम्पायर थी। अब माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भारत की सबसे बड़ी सीमा थी, वो कब थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अशोक उनके वंशज थे, और अशोक के समय माना जाता था कि भारत की जो विजय पताका है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। और अशोक ने बाद में ये भी किया था। अब अशोक से गड़बड़ी क्या हो गई, अशोक ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। अशोका द ग्रेट उनको बोला गया, लेकिन वो किस आधार पे, जब उन्होंने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से उनका पूरा शासन पतन की ओर चला गया। उन्होंने क्या डिसीजन लिया, जब अशोका द ग्रेट थे, अशोका महोदय थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बहुत भयानक युद्ध किया था, कलिंगा का युद्ध। और जब कलिंगा का युद्ध किया तो चारों ओर खून की नदियां बहने लगी, बहुत से लोग मर गए। जो कलिंगा की राजकुमारी थी, रानी थी, वो बिल्कुल भी अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार नहीं थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत भयानक लेवल पे रक्तपात हुआ, और इतना ज्यादा रक्तपात देख के वो अपने आप को रोक नहीं पाए। फिर उनका हृदय पसीज गया, उनका दिल जो है भर आया, कहने लगे कि ये बहुत बड़ा गलत हुआ है। और फिर उसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अहिंसा का मार्ग अपनाऊंगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को अपनाऊंगा। और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म के शरण में चले गए, और उन्होंने उसके बाद से तलवारबाजी ये सब करना बंद कर दिया। लेकिन वही बात है कि जब तक अशोक जीवित थे तब तक उनके राज्य को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो जीत मूवी की कहानी थी। जीत मूवी का डायलॉग आपने सुना है कि नहीं, सनी देओल कहता है कि इन हाथों ने तलवार चलाना छोड़ा है, लेकिन तलवार चलाना भूले नहीं, है ना। आपका सनी देओल बोलता है खतरनाक तरीके से, है। तो अशोक जब तक थे तब तक सब जानते थे कि अभी ये अगर कहीं सठिया गया तो चाहे जो आ जाए उसको खत्म कर देगा ये। तो इसलिए अशोक के समय तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अशोक के बाद जितने लोग आए, चूंकि अशोक अहिंसा के मार्ग पे चलने लगे, तो अब सब जो दूसरे भी पदाधिकारी थे वो सब लोग अहिंसक टाइप के हो गए। अब राजा जो है वो तलवार नहीं चलाएगा तो कैसे बात बनेगी। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद अशोक के जो उत्तराधिकारी थे उसको दूसरे लोगों ने मार के खत्म कर दिया, और अशोक पूरा मौर्यन एम्पायर समाप्त हो गया। कहने का मतलब यह है कि राजा को तो बनना ही पड़ेगा, थोड़ा सा निर्दयी, थोड़ा सा क्रूएल, थोड़ा सा उस तरह का, नहीं तो कहानी खत्म। तो यहाँ पे जो है हम किस प्ले की बात कर रहे थे जहां से हमने कनेक्ट किया था, चौथे नंबर पे कौन सा प्ले है, सारे प्ले हमने देख लिए हैं। हाँ, हैमलेट। अब हैमलेट राजा है और ये फिलोसफर टाइप का आदमी है, तो यहीं से बात बिगड़ जाती है। अरे भाई, अब तुम्हारे चाचू हैं, जब तुमको पता चल गया गड़बड़ है, मारो, खत्म करो कहानी। तुम्हारे डिसीजन न ले पाने की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तुम्हारे डिसीजन न ले पाने से सारी कहानी खत्म हुई। अगर हैमलेट टाइमली डिसीजन ले लेता तो आपको पता है कितनी हत्याएं हो गई, वो सारी हत्याएं। सबसे बड़ी बात, जो पोर्सिया, उसकी कोई गलती नहीं थी, बेचारी इस दुनिया से चली गई, ठीक है। हाँ, इस दुनिया से चली गई, बताइए, पोर्सिया। सिर्फ सॉरी, अरे वेरी वेरी वेरी, ओफिलिया, ओफिलिया पोर्सिया में पहुंच गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेरी सॉरी, ओफिलिया इस दुनिया से चली गई। तो ये सब प्रॉब्लम हो गया भाई।
तो ये सारी चीजें हैं भाई। आपका वो मर गया बेचारा, ओफेलिया के पिताजी, ससुर जी को आपने मार दिया, तलवार मार दिया। किसकी वजह से मार दिया? गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? आप डिसीजन ही नहीं ले पाए, अपने ससुरों को मार दिए। बताइए, कोई अपने ससुर को मारता है भाई? ससुर को तो नहीं मारना चाहिए, ससुर को भी मार दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है? डिसीजन न ले पाने की। एक आदमी को मारना था और एक आदमी को ना मार पाए और ना जाने कितने लोग मर गए। तो ये सब बहुत दिक्कत हो गया भैया। हाँ, तो ये क्या हो गया? अब साइकोलॉजी घुसा दिया उसमें आपने, फिलोसफर बना दिया उसको। ये सब गड़बड़ चीज है ना, तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो राकेश जी कह रहे एक आदमी को, सही बात है, एक आदमी को छोड़ के सब मर गए और जिसको मरना है वो सबसे अंतिम में मर रहा है। सोचो कितना मतलब विडंबना है। उसकी मां भी मर गई। चलो यहीं पे बात आ रही है तो समझ लो। अब ये बताओ, अगर मैं कहूं कि हैमलेट जो ट्रेजेडी है, इसमें सबसे एंड में कौन मरता है? तो सबसे एंड में मरता है आपका क्लॉडियस। क्लॉडियस मरता है। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग, सबसे एंड में क्लॉडियस मरता है। और उससे पहले कौन मरता है? तो उससे ठीक पहले इनकी माता जी मरती हैं। फ्रैल्टी दाई नेम इज वुमेन, गर्ट्रूड। और उसके ठीक पहले, माता जी से भी पहले, बल्कि आप ये कह सकते हो कि लियल्टस, क्लाडियस से पहले लियल्टस मरता है और उसके पहले माता जी मर जाती हैं। आप ऐसे कह लो, लियल्टस वास्तव में उसको चोट तो लगता है लेकिन वो मरता नहीं है। जब माता जी शराब वो पी लेती हैं, जहर वाला प्याला, तब लियल्टस बताता है। तब उस दौरान लियल्टस अपने आप को रोक नहीं पाता है और फिर वो सारी सच्चाई बता देता है। और फिर उसके बाद से लियल्टस भी मर जाता है और फिर उसके बाद ये जाके उसको मार देते हैं और सबसे लास्ट में हैमलेट मरता है। बिल्कुल, तो ये कहानी है भाई। 4 मौत तो एकदम अंत में हो जाता है। यस, तो अब उल्टा चलें, सबसे लास्ट में हैमलेट, फिर उसके पहले क्लाडियस, फिर उसके पहले लियल्टस, फिर उसके पहले माता जी। माता जी का नाम क्या है? यस यस, गर्ट्रूड। हाँ, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा। हाँ समझिए, बोलिए। ठीक है बताइए। आपकी जो एलएसएस की कुछ एक्टिविटीज वगैरह, उनकी कुछ बढ़िया से 2-4 फोटो दे देंगे। कहाँ, कहीं जाना है क्या किसी से? हाँ, प्रोस्पेक्टस में बता रहा हूँ, पर अच्छी वाली की है 2-3। अच्छी वाली देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कुछ वही बिजी हूँ, है ना। तब तक मैं बताऊंगा। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा में बिजी हूँ। ठीक है। हम्म। एक मिनट रुकना भैया आप लोग। Am I audible to everyone? Am I audible? आप लोगों से इतना डिस्कशन इसलिए कर लिया ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि हैमलेट से पिछली बार कई क्वेश्चन हैमलेट से इन्होंने पूछ लिया। और इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ लेते हैं? हैमलेट से इजी क्वेश्चन पूछ लिया था। ओफेलिया बताओ, हीरोइन का नाम पूछ रहे हैं, ये सब चीजें बहुत इजी क्वेश्चन टाइप का पूछ लिया। तो आप लोग रेडी रहिए। जो मेजर प्लेज हैं, जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, यहां से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो चलिए, मजे मजे में सारी बातें हो गई। मैं सिर्फ आप सभी से यही बताना चाह रहा था कि अगर जो है आपके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ है, किसी भी प्रकार की ट्रेजिक फ्लॉ है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितनी मौतों को आमंत्रण दे देंगे। बहुत ढेर सारे मौतें हो जाती हैं और बाद में खुद ट्रेजिक हीरो भी आपका मर ही जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है ट्रेजिडी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, किस क्वेश्चन पे थे हम? यस, व्हाट इज द लिटरल डेफिनेशन, ये भी हो गया। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आप अंजलि आपने जो जवाब दिया था, अब वो जवाब यहाँ आ रहा है कि हमर्सिया का जो है एक स्पेसिफिक वेरिएंट है, यानी हमर्सिया का ही एक टाइप है
जिसका मतलब होता है ओवरवीनिंग प्राइड, यानी एक्सेसिव प्राइड, जिसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है। और इसमें जो आपका ट्रेजिक हीरो, ये हमेशा जो है डिवाइन लॉ जो होता है उसको मानने से मना कर देता है, तो इसी के लिए शब्द बना है हुब्रिस। ये जितने भी ग्रीक जो भी ग्रीक ट्रेजिक हीरो होते थे, ग्रीक ट्रेजेडीज ज्यादातर जो लिखी गई हैं उनमें अक्सर ये वाली प्रॉब्लम रहती थी। ठीक है। तो हुब्रिस हमर्सिया का कभी भी ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमर्सिया एक मेजर वर्ड है और ये उसका एक टाइप है, अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू द एरिस्टोटल्स टर्म पेरिपेटिया एंड अनाग्रोसिस, ये कल भी हम पढ़ चुके हैं, जब हम प्लॉट पढ़ रहे थे तो वहां ये आया था, पेरिपेटिया एंड अनाग्रोसिस। क्या मतलब होता है भाई? अगर वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट है तो उसमें पेरिपेटिया का मतलब, जल्दी बताओ फास्ट, अगर हो चुका है तो बताओ राजकुमार जी फास्ट, क्या मतलब है? किसका मतलब है डिस्कवरी? पेरिपेटिया का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, और अनाग्रोसिस का मतलब होता है डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। इसका कोई टेक्निक बना कि नहीं बना भाई? अब तक टेक्निक नहीं बना पाए आप लोग? कल से मैंने मौका दिया है टेक्निक बनाने का, कोई ट्रिक नहीं बना पा रहा है भाई, क्या बात है? ऐसे कैसे तैयारी होगी? ट्रिक बनाओ इसका जल्दी से, कौन ट्रिक बना रहा है तुरंत बताओ अभी। ये भूलना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आपके एग्जाम में आया था, फिर आ सकता है ये। अरे याद तो है ही। अब सिरजा कह रही है सर हमको तो सब याद है। एग्जाम में ना हम याद वाली चीजों में ही कंफ्यूजन में आ जाते हैं, जो लग रहा है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको तो जरूर कुछ ना कुछ ट्रिक बना लो। ठीक है, जिसमें आपको सोचना ना पड़े। एकदम जैसे आपको कोई 10 थप्पड़ मार के बोले कि भाई तू गलत बता रहा है, तब भी आप कहो कि भैया 11वां थप्पड़ मार लो, फिर भी मैं अपनी बात से अडिग हूं, अपनी बात से हिलूंगा नहीं। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाए। हाँ चलिए, कौन सा एंशिएंट ग्रीक प्लेराइट है जिसने डिफाइन किया स्ट्रक्चरल टेम्पलेट ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल ट्रेजेडी? जो वेस्टर्न क्लासिकल ट्रेजेडी है उसके टेम्पलेट को डिसाइड करने वाले कौन से ग्रीक राइट्स हैं, ग्रीक प्लेराइट्स हैं, बताओ। अगर आप एम.एच. अब्राहम को पढ़ोगे तो पता चलेगा, तीन ऐसे जो है ट्रेजेडियन हैं जिन्होंने इसको पूरी स्टैब्लिश किया पूरा। तो कौन है? एस्किलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडीज। ये तीन नाम याद रखना है, एस्किलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडीज। तो ये जो वेस्टर्न क्लासिकल ट्रेजेडी है उसको मॉडल प्रदान करने का काम, उसको बेस्ट प्लेटफॉर्म देने का काम इन्हीं तीनों लोगों को जाता है। ठीक है, एस्किलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडीज। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं रोमन में पूछूं कि बताओ रोमन में कौन से फिलोसफर हैं जिन लोगों ने जो है फिलोसफर प्लेराइट हैं जिन लोगों ने तीन, इनमें ये बताओ कौन है? ये एक बंदे की बात हो रही, कौन सा रोमन फिलोसफर प्लेराइट है जिसने बहुत ही हाईली रेटोरिकल ब्लडी ट्रेजेडीज लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो वो है सेनेका महोदय। इसीलिए इन्हीं के नाम पे हम जो ट्रेजेडी बोलते हैं उसको हम सेनेकन ट्रेजेडी भी बोलते हैं, सेनेकन ट्रेजेडीज। याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। व्हाट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एकेडमिक ट्रेजेडी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए एकेडमिक ट्रेजेडी का टाइप बताइए। रिटन डूरिंग द रेनेसा, जो रेनेसा के दौरान लिखा गया था, वाज एक्सप्लिसिटली कंपोज टू बी रेड इन प्राइवेट रादर देन परफॉर्म्ड। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, फिर आ सकता है। वो कौन सी ट्रेजेडी है जिसको जो है कंपोज किया जाता था प्राइवेट में पढ़ने के लिए, न कि परफॉर्मेंस के लिए? मैं आपसे पूछता रहा हूं, उसका नाम बताइए, उस ट्रेजेडी के टाइप का नाम बताइए। तो टाइप हो गया क्लोसेड ड्रामा। ये क्लोसेड ड्रामा होता है जिसको लिखा जाता है टू बी रेड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टू 16th सेंचुरी पोएट्स, वो कौन से दो 16th सेंचुरी पोएट्स हैं जिन्होंने मिलकर क्या लिखा? एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी लिखी थी, नाम है जिसका गार्बडक। एक गार्बडक इन्होंने लिखा था, दो लोगों ने मिलके। और ये पहला, ध्यान रखिएगा एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये पहला रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी कहलाता है। पहला रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी लिखने क्या है? गार्बडक। इसको लिखने का श्रेय जाता है थॉमस सैकविले एंड नॉर्टन। थॉमस सैकविले एंड थॉमस नॉर्टन। तो सैकविले एंड नॉर्टन साहब को श्रेय जाता है पहला इंग्लिश ट्रेजेडी लिखने का।
याद रखेंगे आप लोग। व्हाट इज द कॉमन टर्म फॉर एलिजाबेथन सब जॉनर? एलिजाबेथन सब जॉनर है ये, इसका क्या नाम है? जो फोकस करता है एक प्रोटैगनिस्ट पे जो ब्लडी वेंजियंस लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। कोई एक हेनस क्राइम हुआ है, एक बहुत ही घृणित अपराध हुआ है, उसका बदला लेने की भावना से, भावना जिस प्रकार का ट्रेजेडी में है ऐसा हीरो, बताइए किस प्रकार का ट्रेजेडी में है? तो इसको हम बोलते हैं रिवेंज ट्रेजेडी। कौन सा ट्रेजेडी बोलते हैं? रिवेंज ट्रेजेडी, या इसी को हम बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ ब्लड। ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, याद रखेंगे आप लोग। अब ये जो ट्रेजेडी ऑफ ब्लड है, ये बताइए एलिजाबेथन एज में कौन सा ऐसा पहला ट्रेजेडी ऑफ ब्लड है जो बड़ा ही फेमस हुआ था? थॉमस किड साहब ने उसको लिखा था 1587 में। ठीक है, फिर आप गड़बड़ा रहे हैं, पहले ध्यान से सुनिए बतिया को। थॉमस किड साहब ने पॉपुलराइज करने का श्रेय, ठीक है, जो आपका ये रिवेंज ट्रेजेडी है उसको इंग्लैंड में पॉपुलराइज करने का श्रेय किसको जाता है? थॉमस किड साहब को जाता है। वो कौन सा प्ले है जो लिखा था इन्होंने जिसकी वजह से पॉपुलराइज ट्रेजेडी होने लगी इस तरह की? तो उसका नाम है स्पेनिश ट्रेजेडी, द स्पेनिश ट्रेजेडी। ठीक है, तो द स्पेनिश ट्रेजेडी ऐसी ट्रेजेडी है जिसपे ये श्रेय जाता है, इसने पॉपुलराइज किया था, ठीक है, रिवेंज ट्रेजेडी को, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कौन सा कन्वेंशनल स्टॉक फिगर है? स्टॉक फिगर का मतलब एक जैसा। बिल्कुल, आप जो है टाइटस एंडोनिकस को भी सेनेकन ट्रेजेडी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉपुलराइज करने का श्रेय इसी को जाता है। अब आप बताइए मैलिसस, ठीक है, एक स्टॉक कैरेक्टर आपको मिलेगा, फिगर मिलेगा जो कि आपको मैलिसस होगा, या फिर वो प्लॉटिंग मास्टरमाइंड, ठीक है, ड्राइविंग अ कॉन्फ्लिक्ट इन स्टैंडर्ड रिवेंज ट्रेजेडी दिखेगा। तो इस तरह के कैरेक्टर को आप क्या बोलते हैं? इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपको विलेन मिलेगा जिसके अंदर मैलिसस फीलिंग होगी, निगेटिव फीलिंग होगी, ठीक है, और वो मेन मास्टरमाइंड होगा जो प्लॉट को डिसाइड, जैसे ओथेलो आपका हो गया, या फिर आपका जो है एक आपके किंग लियर में एडमंड हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ एंटागोनिस्ट शब्द मजा नहीं आ रहा है, इयागो, सॉरी मैंने ओथेलो बोल दिया, इयागो, इयागो हो गया, ठीक है, और आपका जो है ओथेलो में इयागो हो गया, यहाँ पे आपका एडमंड हो गया किंग लियर में, ठीक है। तो अब जरा मुझे बताइए इस तरह के जो विलेन होते हैं इनके लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या है? तो मैकाविलियन विलेन बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा अपने दिमाग को लगाते हैं, जैसे इयागो पूरा दिमाग लगा देता है, एडमंड पूरा दिमाग लगा देता है। तो ये विलेन हैं, लेकिन कैसे विलेन? मैकियाविलियन विलेन, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने दिमाग को लगाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आएगा तो आप कर लोगे, आप लोग को जवाब पता है, लेकिन ये मैकियाविलियन विलेन है क्योंकि ये अपने दिमाग को बहुत ज्यादा लगाते हैं, और ये एग्जैक्टली ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो उस समय इस तरह के विलेन को लेने की कोशिश की जाती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईली। अगर आप इयागो को देखो ना, इयागो कितना ज्यादा अपना दिमाग लगाता है, सोचिए पूरा। चलिए, वो कौन सा फाउंडेशनल स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है डिस्क्राइब करता है 5 एक्ट प्लॉट को, प्लॉट के लेआउट को मैप्ड आउट एज अ पीरियोडिकल राइजिंग एंड फॉलिंग एक्शन? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट आया था उस समय, जिस कॉन्सेप्ट में जो है जितने भी उस समय के 5 एक्ट प्लेस थे उनको जो है उसमें जो एक्शन थे उनको राइजिंग और फिर उसके बाद उसको फॉलिंग एक्शन के तौर पे दिखाया जाता है। एक्चुअली उसमें 5 पॉइंट है टोटल: एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड डिनाउमेंट या रेजुलेशन, ठीक है। तो ये कौन है? गुस्टो फ्रेटैक्स का पिरामिड जो है वो है यहाँ पे। तो गुस्टो फ्रेटैग वो क्रिटिक हैं और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसको हम कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फ्रेटैक्स प्रॉमिक, फ्रेटैक्स FREYTAG पिरामिड।
तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लॉट में भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, चूंकि ये प्लॉट से कनेक्टेड है तो वहां भी आपने पढ़ा था, और ट्रेजेडी में चूंकि रहता है तो इसलिए यहाँ भी आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज प्रेसाइज क्रिटिकल मीनिंग ऑफ द टर्म कैटास्ट्रॉफिक? कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या है? अगर किसी भी आप ट्रेजिक ड्रामा की बात करें तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैटास्ट्रॉफी, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, बी रेडी फॉर दैट। तो कैटास्ट्रॉफी एक तरह से क्या होता है? ये फाइनल, कैटास्ट्रॉफी वर्ड का मतलब भी समझे तो ये डिजास्ट्रस एंड होता है। यस, बहुत सही, डिजास्टर एंड। ये एक तरह से फाइनल एक्शन होता है, आप जो डिनाउमेंट जिसे बोलते हैं आप, ठीक है, या रेजुलेशन बोलते हैं, तो ये फाइनल जो है एक तरह से जो है एक्शन होता है जो किसी ट्रेजेडी को कंक्लूड करता है, टिपिकली एंडिंग इन द डेथ ऑफ द हीरो, और ये हीरो के डेथ के साथ खत्म होता है। ठीक है, जैसे आप हैमलेट की बात करते हैं तो हैमलेट में आप देखते हैं कैटास्ट्रॉफी कहाँ माना जाएगा? जब हैमलेट की ही फाइनली डेथ हो गई, तो इस तरह से कैटास्ट्रॉफी है, हीरो को फाइनली बर्बाद कर देगा। जो ट्रेजिक हीरो है उसका अंत में डेथ हो जाएगा। मैकबेथ में जो ट्रेजिक हीरो है आपका, वो डेथ हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो क्रम बताओ, क्रम बताओ, तो क्रम अगर मैं कहूं कि पेरीपेटिया, एनाग्रोसिस और फिर उसके बाद कैटास्ट्रॉफी, तो सबसे पहले पेरीपेटिया होता है, फिर उसके बाद एनाग्रोसिस होता है, हीरो को अपनी गलतियों का एहसास होता है, और सबसे एंड में फिर क्या हो जाएगा? कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, उसका पतन हो जाएगा, ट्रेजिक एंड हो जाएगा। बताइए भैया, सबको हृदय की गहराइयों में समझ में आ रहा है कि नहीं? पेरीपेटिया, एनाग्रोसिस एंड देन कैटास्ट्रॉफी। अरे भैया, जब इस लेवल की समझ आप सोचो, आप लोग सोचते हैं सर पिछली बार अगर हम ऐसे समझ गए होते तो हमारा कई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होता। भाई पिछली बार क्वेश्चन आया था ना, आया था और गलत भी हो गया था, कूट में बना के पूछा था। अब की बार कुछ गलत नहीं करना है, समझ गए कि नहीं? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वाह वाह, सृजा राय ने बनाया पापा आए कार से, क्या बात है भाई। नहीं, डिस्कवरी का मतलब समझिए, डिस्कवरी को आप थोड़ा दूसरे, कई जगहों पे डिस्कवरी और पेरीपेटिया में बहुत कम का डिफरेंस रहता है, और कई बार हमको लगता है, हो सकता है कुछ जगहों पे कि आपको डिस्कवरी पहले हो जाए, लेकिन पहले रिवर्सल होता है। रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल में ये होता है कि आपको ये कैसे पता चला? रिवर्सल का मतलब ये हो गया कि सब कुछ आपके सामने, जैसे बिरनम के पेड़ हैं, सब कुछ आने लगे, तो जब सब कुछ आने लगे तो क्या हो गया? अब चेंज हो गया, आपका जो भाग्य है वो पलट गया। अब आपको दिखने लगा कि भैया अब तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप तब उस पर विचार करते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि भैया ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। ठीक है, जैसे आपका मैकबेथ विचार करता है। ठीक है, तो इन दोनों में कभी इनका क्रम नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दोनों में बहुत करीबी का, कई बार आपको लगता है एनाग्रोसिस पहले हो गया, तो इसलिए बस आप इनका मीनिंग याद रखें और एक क्रम अपने हिसाब से बना लें। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जो कैटास्ट्रॉफी होता है वो सबसे एंड में रहता है, उसको अपने दिमाग में रखना है। हमर्सिया भी तो है, हमर्सिया तो पूरे प्ले में काम करेगा राजकुमार जी। हमर्सिया जो है वो तो पूरे प्ले में काम करेगा। जो हीरो की कमी है वो तो जहां से वो गलती शुरू करेगा वहीं से तो उसकी कैटास्ट्रॉफी, वहीं से उसका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैकबेथ की अगर बात करें तो मैकबेथ के अंदर आपको हमर्सिया कहां दिखना शुरू हो जाता है? बताइए। मैकबेथ के अंदर हमर्सिया अगर आप ध्यान दें तो सेकंड एक्ट में ही दिखना शुरू हो जाता है, सेकंड सीन में ही, जब उससे जो है ये आपकी विचेज मिलती हैं, और विचेज जब जो है डिफरेंट प्रकार के अनाउंसमेंट करती हैं, तो उसी दौरान वो बहुत लालायित होता है अपने भाग के बारे में जानने के लिए। जब वो विचेज गायब हो जाती हैं तो ये गुस्साता है कि बताओ बताओ और मुझे बताओ, फिर विचेज चली जाती हैं, और उसी समय मैकबेथ के मन में आपको जो उसके मन में लालच वो दिखाई पड़ता है, वाल्टिंग एम्बिशन की भावना। ठीक है, तो ये उसके मन में तभी दिखाई पड़ता है। तो आप अगर देखें तो हमर्सिया तो वहीं से शुरू हो गया, जो वाल्टिंग एम्बिशन है उसका वहीं पे आपको पता चलने लगा
कि वो कितना खुश होता है जब उसे बताया जाता है कि तुम ये बन जाओगे, जब ये बन जाओगे, जब उसे बताया जाता है तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तो पूछने लगता है कि भैया ये बताओ, मैं तो ये हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये कैसे हूं, फिर मैं ये कैसे हूं, सब कुछ जान लेना चाहता है वो। तो ये सारी चीजें हैं। और जब उससे बैंको पूछता भी है कि भैया, बैंको उससे कहता है कि भैया मैं तो जो है तुम तो भाई राजा बनोगे, तो वहां पर भी मैकबेथ एक भी बार विरोध नहीं करता है कि नहीं नहीं ये सब फालतू बातें हैं, मैं इन सारी चीजों को नहीं मानता हूं, है ना, ऐसा एक भी बार नहीं बोलता है। जबकि बैंकों के मन में ऐसा नहीं है, तो बैंको क्लियरली बोलता है कि ये बबल्स हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल गया कि हमर्सिया इसके अंदर है, वाल्टिंग एम्बिशन की भावना है। एकदम क्लियर है? एकदम सब लोग बताइए, चारों बात एकदम दिलो दिमाग में एकदम घुस रहा है कि नहीं? ये एग्जाम के पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं इनको बार बार आप सभी को क्लियर कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा तेजी से चलेंगे। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा समझ लिया। आप बताइए, हाउ डज एन एलिजाबेथन बुर्जुआ आर डोमेस्टिक ट्रेजेडी फंडामेंटली ब्रेक अवे फ्रॉम क्लासिकल एरिस्टोटेलियन रूल? बताइए, ये जो क्लासिकल एरिस्टोटेलियन रूल हैं, कैसे उससे ये ब्रेक करते हैं? बताइए, जो ट्रेजिक हीरो है वो ट्रेजिक हीरो कैसा होना चाहिए? अगर आप ध्यान दें तो एरिस्टोटल महोदय कहते हैं कि ट्रेजिक हीरो कैसा होना चाहिए? हीरो शुड बी ऑफ अ हायर क्लास, एक हायर क्लास से हीरो बिलोंग करना चाहिए, कोई बहुत बड़ा आदमी होना चाहिए, कोई राजा हो, कोई जनरल हो, सेना का आर्मी का अध्यक्ष हो, या इस तरह से, जिससे कि पूरा पूरा जो है एक रेस पे फर्क पड़े। लेकिन जब आपके बुर्जुआ और डोमेस्टिक ट्रेजेडी की बात की जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लोअर क्लास से, मिडिल क्लास से हीरो होना चाहिए। यहाँ पे जो हीरो अचानक जो है लोअर या मिडिल क्लास से होने लगा, और ये जो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट था एरिस्टोटेलियन का ट्रेजिक हीरो का, उसको इन्होंने बदल दिया। यस, वर्किंग क्लास का हीरो आ गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, कौन सा 1592 का प्ले है जो कि एक लैंडमार्क की तरह काम करता है? अर्ली एग्जाम्पल है इंग्लिश डोमेस्टिक ट्रेजेडी का। बताइए, इंग्लिश डोमेस्टिक ट्रेजेडी का सबसे पहले प्ले का नाम आप बता सकते हैं क्या? ये एनोनिमस प्ले है, किसने लिखा ये हमें पता नहीं। तो ये अर्डेन ऑफ फेवरसम, नाम है अर्डेन ऑफ फेवरसम, अर्डेन ऑफ फेवरसम, FEVERSHAM। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट यूनिक ट्रेजिक वेरिएंट एरोज? वो कौन सा ट्रेजिक वेरिएंट है जो कि आया, पॉपुलर हुआ इन लेटर 19th सेंचुरी में टू पोर्ट्रे कैरेक्टर्स ट्रैप्ड बाय बायोलॉजिकल हेरिडिटी एंड सोशल इन्वायरमेंट? ये थोड़ा सा अलग टाइप का। तो ये आपको जो है बायोलॉजिकल हेरिडिटी एंड सोशल इन्वायरमेंट को के द्वारा ट्रैप्ड जो है कैरेक्टर्स को दिखाने वाला कौन सा प्ले था? तो इस प्ले को बोलते हैं नेचुरलिस्टिक ट्रेजेडी। ये क्या है? ये नेचुरलिस्टिक ट्रेजेडी है। अगर आपको इसको पहचानना हो तो बड़ा आसान है, सोशल इन्वायरमेंट लिख रहा है ना, तो इन्वायरमेंट आ गया तो नेचर वाला हो गया, तो नेचुरलिस्टिक ट्रेजेडी। ट्रिक से, टेक्निक से याद करो। तो ये है आपके सामने। जितने भी ऐसा है, आप लोग ट्रेजेडी का मतलब ये मत सोचिए कि केवल प्लेज ही ट्रेजेडी होते हैं। जो आपके थॉमस हार्डी के जितने भी प्लेज हैं, नॉवेल्स हैं, वो ट्रेजेडी की कैटेगरी में आते हैं। बहुत से नॉवेल, जैसे जूड ऑब्सक्योर है, उसे भी ट्रेजेडी बोला जाता है। जो टेस है वो भी ट्रेजेडी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो नेचुरलिस्टिक ट्रेजेडी की बात हो रही है, ये वास्तव में इनके प्लेज की ओर इशारा करता है, हार्डी के प्लेज की ओर, और अपने प्लेज में नेचर को बहुत बड़ा रोल देते हैं ये। ठीक है, एंटी हीरो और एंटागोनिस्ट सेम होते हैं सर। चलिए उसके भी कॉन्सेप्ट को बता देंगे। बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो आपका एंटागोनिस्ट होता है वो किसी प्ले में जो विलेन होता है वो एंटागोनिस्ट होता है। जैसे एक प्रोटैगोनिस्ट
कि अपोज में जो खड़ा होता है वो एंटागोनिस्ट होता है। लेकिन एंटी हीरो कौन होगा? जैसे आपको मैं मैकबेथ को बोलूं, अगर एक तरह से आप समझना चाहो तो मैकबेथ आपका एंटी हीरो है, ठीक है, क्योंकि मैकबेथ जो ऐसा हो जो मेन हीरो की तरह वही प्रोटैगनिस्ट हो और वही हीरो की तरह काम करे, तो उसे एंटी एंटी हीरो बोलेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताऊं कि अगर आप लोगों ने वो देखा होगा बाजीगर मूवी, ठीक है, तो बाजीगर मूवी में भी आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो हीरो है वो काम करता है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा जब हीरो ही इस तरह से काम करने लगे कि वो विलेन जैसा काम करने लगे, ग्रे कैरेक्टर की तरह काम करने लगे, तो उसे हम एंटी हीरो बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बार मैकबेथ एक बार हम देख लेंगे एमएच अब्राहम से कि ये क्या बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल कुछ लोग कंफ्यूज हैं तो एक बार उससे देख लूंगा, क्योंकि मैं काफी दिन बाद एंटी हीरो मैं देख लूंगा, तब आपको और अच्छे से बता दूंगा अगर कहीं कोई डाउट है तो। अभी तक तो यही मान के चलें, अभी तक आप यही मान के चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे ध्यान दें आप जल्दी से। डोमेस्टिक ट्रेजेडी वाला हो गया है, ये हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम में आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी 3-4 क्वेश्चन है, आप देख लें। 1895 का वो कौन सा नावल है जो थॉमस हार्डी साहब ने लिखा है और बहुत ही ग्रीम इंस्टेंस ऑफ मॉडर्न नेचुरलिस्टिक प्लॉट को दिखाता है, नेचुरलिस्टिक प्लॉट के ग्रीम जो है इंस्टेंस को दिखाता है। तो ये कौन सा है आप सभी को बताएं, जल्दी से बताएं, फास्ट आंसर दें इसका। तो इसका क्या जवाब होगा? ज्यूड द ऑब्स्क्योर, ज्यूड द ऑब्स्क्योर। क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है और ये फिर टीजीटी में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फेमस 1949, बस आप ध्यान रखें कि इस प्ले में जो है नेचर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है और जो सेटिंग है उसको भी बहुत ज्यादा जीवंत रूप देने की कोशिश की गई है और बहुत बड़ा रोल अदा करता है जो परिवेश है, ठीक है। वो 1949 का जो ये आपका अमेरिकन ड्रामा है, ये आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया है। ये सेलिब्रेट किया जाता है प्रीमियम एज अ प्रीमियर मॉडर्न डोमेस्टिक ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, डेथ ऑफ अ सेल्समैन। तो चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, इसे आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। थॉमस हार्डी के जितने भी ट्रेजेडीज हैं उनको आप जो है नेचुरलिस्टिक ट्रेजेडी बोल सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल डाउट में ना रहें आप लोग, बिल्कुल भी, क्योंकि अपने हर ट्रेजेडी में जो है नेचर को प्रोमिनेंस देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये जो 3-4 क्वेश्चन है ये आपके बिल्कुल काम का नहीं है, तो इसको आप लोग छोड़ ही दें, नहीं तो फिर ये आउट ऑफ द वे चला जाएगा और फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो इसको हम छोड़ते हैं, ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं आंसर आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। तो इसको छोड़ दें आप लोग। अब हम ट्रेजी कॉमेडी की ओर चलते हैं। चलिए ट्रेजी कॉमेडी की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, व्हाट इज ट्रेजी कॉमेडी इन ट्रेडिशनल ड्रामेटिक लिटरेचर। ट्रेजी कॉमेडी का मतलब क्या है जो ट्रेडिशनल आपका जो है ड्रामेटिक लिटरेचर। तो आप सभी को पता है कि ट्रेजी कॉमेडी क्या होता है, एक ऐसा प्ले होता है जो इंटरवीव करता है हाई ट्रेजिक एलिमेंट विद द कॉमिक सीन। तो जब ट्रेजिक एलिमेंट कॉमिक सीन के साथ जो है ब्लेंड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका ट्रेजिक कॉमेडी बनेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता, अच्छा ये बताओ जो ट्रेजिक कॉमेडी है क्या उसका एंड ट्रेजेडी की तरह होगा, एंड क्या आपका दुखद होगा। तो एक बहुत बड़ी चीज ध्यान रखनी है, चाहे ट्रेजिक कॉमेडी है लेकिन एंड हमेशा क्या होगा, एंड इन हैप्पीनेस, हमेशा जो एंडिंग होगी वो होगी हैप्पी एंडिंग। तो ये बात ध्यान देना है आप सभी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विच मेजर हिस्टोरिकल बॉडी ऑफ नेशनल लिटरेचर कंसिस्टेंटली इग्नोर्ड न्यू क्लासिकल प्योरिस्ट बाय ब्लेंडिंग ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। बताइए कौन सा जो है जिन लोगों ने इग्नोर किया, लगातार इग्नोर किया ट्रेजेडी एंड कॉमेडी को। तो अगर हम बात करें तो जो एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा है, इन लोगों ने क्या किया, ये जो लिटरेचर है इस लिटरेचर में जो है इन लोगों ने लगातार इग्नोर किया ट्रेजेडी और कॉमेडी को, जो है इन्होंने
ब्लेंड नहीं किया है, केवल शेक्सपियर को छोड़कर बाकी जितने भी आपके मिलेंगे वो लोग ट्रेजी और कॉमेडी को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करते हैं। तो ये कौन कौन है आपके दो प्रकार के, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन। अब आप कहोगे सर शेक्सपियर ने तो किया, लेकिन शेक्सपियर को मानता कौन था? ठीक है, शेक्सपियर को मानता ही कौन था? शेक्सपियर को तो सब ये मानते थे कि शेक्सपियर महोदय तो बेवकूफ महोदय हैं, अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ आदमी कुछ भी करे। ठीक है, शेक्सपियर की आलोचना भी बहुत ज्यादा होती है, आप सभी को पता है। तो शेक्सपियर को वैल्यू कोई नहीं देता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो सब शेक्सपियर का हमेशा विरोध करते थे। वो तो शेक्सपियर ने भाई वो करते रहे विरोध और आगे बढ़ता गया। ठीक है, वही बात है, जैसे अभी आप नरेंद्र मोदी जी का बहुत विरोध कर रहे हैं, करते रहिए आप विरोध, वो आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरे भारत में सब सारे राज्यों में सत्ता आ गई कि नहीं आ गई, तो आप विरोध करते रहिए। अभी वो विदेश गए हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, करते रहिए आप। ठीक है, लेकिन वो तो हीरो बनना है ना। तो अब जैसे आप सभी को पता है शेक्सपियर साहब का बहुत विरोध किया गया, लेकिन शेक्सपियर महोदय क्या हुए, एक समय ऐसा हो गया कि इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में जो सबसे धनी लोग थे लंदन के, उनमें से एक हो गए थे शेक्सपियर महोदय। ठीक है, इतना ज्यादा पैसे वो कमा रहे थे। और इन्होंने अपने घर के पास स्टैटफोर्ड शायर में इन्होंने बहुत बड़ा एक घर खरीदा था, बहुत बड़ा एक महल जैसा प्लेस खरीदा था। नाम बताइए? न्यू प्लेस इन्होंने खरीदा था। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं। 1597 में खरीदा, तो आप चिल्लाते रहिए। ठीक है, बढ़ते गए आगे। तो ये बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये पीजीटी में क्वेश्चन आया था। अगर टीजीटी वाला बंदा भी एमएच अब्राहम को पढ़ के गया होता तो पीजीटी में क्वेश्चन आया है तो ये शेक्सपियर का क्वेश्चन, लेकिन ये ट्रेजी कॉमेडी में आया हुआ है। विच लेट शेक्सपियरियन प्ले, बताइए आनंद जी, ये आपसे गलती हुई है, इसीलिए मैं जो है आपको याद दिला रहा हूं। लेट शेक्सपियरियन प्ले, वो कौन से लेट शेक्सपियरियन प्लेज हैं? इंक्लूडिंग विंटर्स टेल, सिम्बेलाइन, जिनको क्लासिफाई किया जाता है ट्रेजी कॉमेडीज या फिर ड्रामेटिक रोमांसेस के तौर पे। तो इनको क्या बोला जाता है? तो ये शेक्सपियर के, इनको लेट रोमांसेस बोला जाता है, लेट रोमांसेस। या आप सिर्फ रोमांसेस, अगर लेट पहले यूज हो गया तो रोमांसेस बोल लीजिए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था। शेक्सपियर के जो लेट प्लेज हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, पीजीटी में सब लोगों ने सही करके आए थे, जितने लोग पीजीटी देकर आए थे। तो ये ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें यहां पे सब दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। विच रेडिकल 20th सेंचुरी ड्रामेटिक फॉर्म, वो कौन सा 20th सेंचुरी का ड्रामेटिक फॉर्म है जो यूज करता है क्या? ब्लीक एब्सर्ड ट्रेजी कॉमेडी फॉर्मेट। आपको एब्सर्ड ट्रेजी कॉमेडी फॉर्मेट मिलेगा। शोकेस करेंगे मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस के मीनिंगलेसनेस को दिखाता है। तो कौन सा? वो एब्सर्ड ड्रामा है, या द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है। याद रखेंगे आप लोग हो। शेक्सपियर के रोमांस प्लेज के नाम कोई बता सकता है? टोटल कितने हैं? पेरिकल्स, सिम्बेलाइन, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, टू नोबल्स, किंग्समैन। टोटल 5 हो गए। 4 आप याद करते हैं, एक और ऐड कर लीजिए क्योंकि वो साथ में मिलके किया गया था। यस, TCWT स्क्वायर। तो पेरिकल, सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट एंड टू नोबल किंग्समैन, ये टोटल 5 हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा जो है शेक्सपियर के रोमांस प्लेज में से एक नहीं है। तो बी रेडी फॉर दैट। चलिए अब हम एकदम एंड में जा रहे हैं।
डेट कभी नहीं आती है सिरजा, काहे परेशान हो? डेट कभी पूछा है क्या? बताओ, इतने पेपर दिए हो, आज तक कभी पूछा है? डेट तो पूछता ही नहीं है, वो पूछता है इनका क्रम बताओ। तो क्रम आपको ध्यान रखना, क्रम भी क्रम से याद कर लो आप, क्रोनोलॉजी पूछता है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्लेज हैं जैसे मैकबेथ हो गया, उनका डेट पूछा जा सकता है, वो लगभग आपको याद होना चाहिए 1606। ठीक है, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनका डेट एकदम क्लियर है तो उनके बस याद कर लो, जो मेजर उनका भी डेट नॉर्मली नहीं पूछता है। ठीक है, क्योंकि उस समय की बात है, एग्जैक्ट किसी को आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ पॉपुलर हैं जैसे आपके अगर टेम्पेस्ट की बात करें तो टेम्पेस्ट का बताइए। टेम्पेस्ट का आप बता सकते हैं कौन सा ईयर है जब ये परफॉर्म किया गया था? तो इसका याद होना चाहिए 1611। तो जो एकदम एकदम क्लियर है और इम्पॉर्टेंट है उनके तो याद ही कर लीजिए। तो आपको मुख्य रूप से मैं कहूं कि अगर आपको याद ही करना है तो आप शेक्सपियर के जो 4 मेजर जो है ट्रेजेडी हैं उनके याद कर लीजिए और केवल टेम्पेस्ट का याद कर लीजिए। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, किसी का भी डेट नहीं पूछेगा। बाकी आपको ये क्रम याद करना है कि कब कौन से प्लेज आए। जैसे आपके जो है अर्ली कॉमेडीज पहले आए तो उनका नाम पता होना चाहिए, ये अर्ली कॉमेडीज हैं, ये मेजर कॉमेडीज इस समय आए। इस तरह से सारी चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब अगर आपसे मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं जिसमें हम अर्ली कॉमेडी को लगा दें, फिर मैच्योर कॉमेडी को लगा दें, फिर एक ट्रेजेडी को लगा दें और एक लेट रोमांस को लगा दें, तो आप बताइए आपके लिए आसान होगा कि नहीं होगा? ये तो आपको पता ही ना कि लेट रोमांसेज बाद में आए हैं, अर्ली कॉमेडीज पहले आई हैं, मैच्योर कॉमेडीज जो है मिडिल में आई हैं, ट्रेजेडीज जो है उसके, ठीक है, मेजर ट्रेजेडीज उसी समय आए हैं, मैच्योर कॉमेडी और ट्रेजेडी के लगभग एक ही आसपास हैं। तो ये आपको याद रखना है, बस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बहुत आसान रहता है, बस उनको ध्यान रखना आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डिस्टोपिया यूटोपिया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूटोपिया जो वर्ड है ये वास्तव में क्वाइन किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वाइन किया था सर थॉमस मूर ने। सर थॉमस मूर ने इसको क्वाइन किया था। कब किया था? 1526 में किया था। वास्तव में यूटोपिया का मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि यूटोपिया जो है लिटरली क्या मतलब होता है तो बताइए, कैन एनीवन? यूटोपिया वास्तव में, यस, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूटोपिया कौन से 2 वर्ड से मिलकर बना है, जरा इसका मतलब कोई बता पाएगा? यूटोपिया कौन से 2 वर्ड से मिलकर बना है? कैन एनीवन टेल? तो अब यहां पे एक बात ध्यान दो, पहले यही बात ध्यान दो। यूटोपिया 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आटोपिया, आटोपिया एंड ई यूटोपिया। मेरे शब्द को बहुत ध्यान से सुनो, आटोपिया एंड ई यूटोपिया, ध्यान दे, इन 2 वर्ड से मिलकर बना है, आटो एंड ई यूटोपिया, इन 2 से मिलकर बना हुआ है। आटोपिया का मतलब होता है नो प्लेस, आटोपिया का मतलब होता है नो प्लेस, और ई यूटोपिया का मतलब होता है गुड प्लेस, ई यूटोपिया का मतलब होता है गुड प्लेस। इन दोनों से मिलके बना हुआ है। तो ये अपने दिमाग में याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, अगर आप इन दोनों का मिला के तो समझ गए, एक ऐसा प्लेस जो गुड है, एक ऐसा प्लेस जो गुड है, जो वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्लेस एग्जिस्ट नहीं करता है। गुड तो है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब बताओ समझ में आ गया कि नहीं? डीपर लेवल पर समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इमेजिनरी प्लीजेंट प्लेस, बिल्कुल रुचि, आप एकदम सही समझ रही हो। गुड प्लेस है लेकिन वो इमेजिनरी है, वो वास्तव में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जैसे महात्मा गांधी ने एक कल्पना की थी राम राज्य की, लेकिन वो कल्पना आज तक है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वो इमेजिनरी है, हो ही नहीं पाता। हाँ, न्यू अटलांटिस बेकन का है। हाँ, मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 में विकसित भारत बनेगा। अब आप लोग को लगता है 2047 में विकसित भारत हो पाएगा? भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर से छठे नंबर पे पहुंच चुकी है। विजय लक्ष्मी कह रही हो पाएगा।
चलिए बहुत अच्छी बात है, हो पाएगा जब हम आप चाह लेंगे तब, जब हम आप चाह लेंगे, ठीक है। और कोई, देखिए ये सब हम ही लोगों से होता है भाई, तो बी ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लिटरेरी डिस्टोपिया? लिटरेरी डिस्टोपिया का मतलब क्या है? तो जब भी आप डिस्टोपिया की बात करते हैं तो डिस्टोपिया अपने आप में किस चीज को दिखाता है? ये ठीक उल्टा है, बैड प्लेस को दिखाता है। प्रोजेक्ट है इनक्रेडिबली ग्रीम ऑप्रेसिव एंड नाइटमेरियस फ्यूचर सोसाइटी। अगर मैं यूटोपिया की बात करूं तो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फ्यूचर के किसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट की तो बात ही नहीं करता, क्योंकि प्रेजेंट में जो है वो तो आपको दिख ही रहा है। तो ये फ्यूचर के किसी सोसाइटी को दिखाएगा, और उस सोसाइटी को ऐसा दिखाएगा कि वो सोसाइटी डेवलप्ड तो बहुत हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उस सोसाइटी में जो नेचर है उसका वो बैड होगा, वो नाइस मैरिज जैसा, वैसा कोई रहना नहीं चाहेगा उस तरह के माहौल में, उस तरह के सिचुएशन में। तो बहुत ही ग्रीम होगा, बहुत ही ऑप्रेसिव टाइप का होगा, वो बहुत ही नाइट मैरिज टाइप का होगा, डरावना होगा, जैसे एल्डोस हेक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड हो गया, या फिर आपका 1984 हो गया जॉर्ज ऑरवेल का द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, आपके कोर्स में है, आप ये देखिए। तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 1949 का बहुत ही फेमस नावल है, जॉर्ज ऑरवेल साहब ने लिखा है, जो कि एक वर्ल्ड फेमस मास्टरपीस माना जाता है डिस्टोपियन फिक्शन का। तो अब तो बहुत आसानी से आप बता लेंगे 1984 है। ये वाला क्वेश्चन 1932 का एक सैटेरिकल मास्टरपीस है एल्डोस हक्सले का, जिसको जो प्रोजेक्ट करता है टेरिफाइंग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइंटिफिकली इंजीनियर डिस्टोपियन वर्ल्ड। बहुत ही साइंटिफिक वर्ल्ड को ये दिखाते हैं, क्योंकि ये खुद साइंटिस्ट रहते हैं। तो इसका नाम है द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। यहीं पे एक प्रश्न है, आप सभी से पूछ लेता हूं कि ये जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, ये जो वास्तव में ये शेक्सपियर के ही किसी प्ले की लाइन है जहां से ये इन्होंने टाइटल लिया है। तो ये टेम्पेस्ट की लाइन है, वो कौन सी कैरेक्टर है जो बोलती है? तो मिरांडा, मिरांडा बोलती है। मिरांडा कब बोलती है ये बात? ये तब बोलती है जब इनके पापा जी पहली बार, जितने भी जो टेम्पेस्ट के दौरान जितने भी कोर्टियर थे जो शिप में थे, सब एक साथ रहते हैं, उनके बीच में अपनी बेटी को लेकर आते हैं। तो उतने लोग को देखकर नहीं, राकेश जी गड़बड़ हो जाएगा, फर्डिनेंड को देखती है तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड नहीं, वो तो एक ही आदमी दिखता है, उसको तो देखती है तो कहती है क्या राजकुमार है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। गाना गाने लगते हैं दोनों देखकर, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, है अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी आंखों में मर जाएं हम, ये वाला गाना चलने लगता है दोनों एक दूसरे को देखते ही। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब सबको वो देखती है, ठीक है, जितने भी कोर्टियर्स हैं, जब सब एक साथ दिखाई पड़ते हैं, तब वो देख के ये बात बोलती है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विक्टोरियन एंड विक्टोरियनिज्म। कोई बात नहीं, क्लास बस थोड़ी देर में ही। अच्छा ही मैंने, देखो भैया मैं गाना गा रहा हूं तो आप लोग मेरे गाने में भी कमी निकाल रहे हैं। कॉन्फिडेंस में सारी बात निकल जाए जो निकल जाए, भाई हम पुरानी चीजों को क्यों माने, हम तो डिसमेंटल कर रहे हैं, हम नया गाना बना दिए, क्या दिक्कत है। चलिए, व्हाट प्रेसाइज क्रोनोलॉजिकल डेट्स डिफाइन द हिस्टोरिकल लिमिट्स ऑफ द विक्टोरियन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, तो चलिए बताइए, विक्टोरियन एज के लिए कौन सा आप प्रिसाइज डेट बताएंगे, और हिस्टोरिकल लिमिट आपको बताना है, वो कौन सी दो पर्टिकुलर इवेंट हैं जिससे आप कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट रिफॉर्म बिल आता है 1832 में, अक्सर यहीं से माना जाता है, ध्यान रखिएगा, और डेथ होता है क्वीन विक्टोरिया का 1901 में। तो ये याद रखिएगा आप लोग। कई बार 1837 भी बोला जाता है, लेकिन तब जब आप माने कि 1837 में क्वीन विक्टोरिया गद्दी पे बैठी थी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्वीन विक्टोरिया 1832 से ही काम करना शुरू कर दी थी, फर्स्ट रिफॉर्म बिल से ही, ठीक है। तो अक्सर इसी वाले टाइम से माना जाता है, लेकिन कई किताबों में 1837 भी दिया है। आपको दोनों चीज याद रखना है,
दोनों चीज याद रखना है। दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट कोर सोशियो इंटेलेक्चुअल क्राइसिस, वो कौन सा क्राइसिस है जिसने जो है विक्टोरियन सेल्फ अश्योरेंस को जो है क्या कर दिया, हिला के रख दिया। ड्यू टू रैपिड एडवांसेस इन जियोलॉजी एंड बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड बायोलॉजी में जो है बहुत ज्यादा रैपिड एडवांसेस होने लगे, जिसकी वजह से जो इंटेलेक्चुअल सोशियो इंटेलेक्चुअल क्राइसिस वो पैदा होगी। इस क्राइसिस को क्या बोलते हैं, तो इसी को तो बोलते हैं विक्टोरियन कंप्रोमाइज। इसी को क्या बोलते हैं, विक्टोरियन कंप्रोमाइज। इसी को हम बोलते हैं द कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपसे बुक का नाम नहीं पूछा हूं, ये बुक तो जरूर है, आप सभी लोग याद रखिएगा कौन सी बुक है जिसके आने से बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हुआ था विक्टोरियन एज में। तो डार्विन वाली ही बुक है, एकदम अच्छी तरह से याद रखिए, बहुत बार आ चुका है। 1859 में आया था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके पहले लोग रिलीजियस में ट्रेडिशनल चीजों को मानते थे, ठीक है, लेकिन जैसे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आया उसने कहा कि नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। जो भी आपको ह्यूमन बीइंग या जो कुछ भी दिख रहा है ये क्या है, ये तो इसलिए है क्योंकि ये एक धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ है, साइंस की वजह से है। तो यहीं से नास्तिक लोग पैदा होने लगे और धर्म के बीच में क्या होने लगा, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। जो ट्रेडिशनल लोग थे वो अभी भी मानते थे नहीं ईश्वर है, लेकिन जो नए लोग आने लगे वो इसको नहीं मानना, वो साइंस को मानना शुरू कर दिए। तो इस तरह विक्टोरियन एज में आप देखते हैं क्लैश होता है, इसी क्लैश को विक्टोरियन कंप्रोमाइज बोलते हैं, इसी क्लैश को आप कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट किसमें है, ट्रेडिशनल रिलीजियस फेथ में और साइंटिफिक डिस्कवरी में। तो ये चीज मैंने इसीलिए यहाँ जियोलॉजी एंड बायोलॉजी में जो रैपिड एडवांसेस होते हैं तो इसकी वजह से जो आपको मिलता है वो कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस फेथ में मिलता है और डिस्कवरी में मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छा जी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एलटी ग्रेड में आ चुका। अब अच्छा, आप लोगों को मजा, रुचि बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं बताओ। ये सारी चीजें एमएच अब्राहम में दिया है जो आपके एग्जाम में आता है, जो सब आपके एग्जाम में आता है। आप सोचते हो भैया कहां से आ गया, आप सोचो ये टर्म आप में से कोई कोचिंग वाला नहीं पढ़ा रहा है। ये विक्टोरियनिज्म, विक्टोरियन एंड विक्टोरियनिज्म, ये टर्म वास्तव में दिया है वी लेटर में, एमएच अब्राहम में दिया है। ये कौन पढ़ा रहा है आपको, यस के सर पढ़ा रहे हैं। यस के सर आपके सामने लेकर आ रहे हैं, इसलिए लेकर आ रहे हैं कि हमारा बच्चा दूसरों से बेहतर बने, दूसरों से आप बेहतर नॉलेज ग्रैप्स करें, बेहतर आप आगे अच्छा करें, इसलिए हमारी तरफ से एक कोशिश है। ऐसे ऐसे टर्म लेकर आ रहा हूं जो वास्तव में दिया, जिसको लोग नहीं पढ़ाते, नहीं कराते हैं। अब विट, ह्यूमर एंड कॉमिक की बात कर लेते हैं भैया जल्दी से। हाउ डिड जॉन ड्राइडन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जॉन ड्राइडन साहब लेकर आए थे विट के कॉन्सेप्ट को, ध्यान रखिएगा, डिफाइन किया था इन्होंने विट को। लुक बैक एंड रीडिफाइन, इन्होंने रीडिफाइन किया था विट को ड्यूरिंग द न्यू क्लासिकल पीरियड। तो ये विट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये कहते हैं कि एक ऐसा ये थॉट या वर्ड्स है, ठीक है, जो कि बहुत ही एलिगेंटली जो है एडाप्टेड टू द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जब सब्जेक्ट पे बहुत बढ़िया ऐसे वर्ड्स या ऐसे थॉट्स का आप यूज करें जो सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे तरह से उसको एडाप्ट कर जाए, तो उसको हम विट बोलते हैं। ठीक है जी, पहले आप समझो, पार्टी तो बाद में आएगा, अभी पार्टी करेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, व्हाट डज द क्रिटिकल टर्म ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब क्या समझते हैं आप। ह्यूमर सभी को पता है, ह्यूमर एक तरह से कॉमिक एक्सप्रेशन है। अगर कॉमिक एक्सप्रेशन है जो कि क्या इवोक करता है, इवोक करता है वार्म, सिंपैथेटिक एंड हार्मलेस लाफ्टर। ऐसा मत हंसो कि दूसरे वाला मर जाए। एक बार एक व्यक्ति ऐसा हंसा कि सामने वाला मर गया, तो ऐसा नहीं हंसना है, ऐसा हंसो कि हंसते रहो मर जाए। अब तो ह्यूमर इस तरह से, जैसे आप ये बताइए, हाँ, तो लाइट, ठीक है, लाइटेड लाफ्टर जो कि वार्म हो, सिंपैथेटिक हो, हार्मलेस हो, उस लाफ्टर से किसी का नुकसान ना पहुंचे, उसे ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने एक प्ले पढ़ा होगा, एक ऐसे पढ़ा होगा जिसमें क्या हुआ कि उसका दोस्त जो है बेचारा वो बोली गलत लगा के फंस गया, भयंकर उसने बोली लगा दी और बोली लगा के फंस गया है। ठीक है, अब उतना रुपया उसके पास है नहीं, टाइट कॉर्नर में, बेचारा बहुत दुखी है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा, सोच रहा किस रिश्तेदार को याद करूं, किसको करूं, कहां से पैसे का जुगाड़ करूं। फिर सोचता मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया था, चलो उसी से पूछता हूं। तो अपनी बगल में देखता तो उसका दोस्त वहां नहीं खड़ा है, तो अपने दोस्त को ढूंढते हुए जाता है कि भैया मेरा दोस्तवा है कहाँ।
हाँ लाओ दोस्तवा से पैसा मांगता हूँ। और जब दोस्तवा को ढूंढते ढूंढते जाता है तो वो दूर से देखता है उसका दोस्त एक दीवार के सहारे खड़ा होके और खूब जोर जोर के अपने पेट पे हाथ रख रख के खूब हंस रहा है, खूब हंस रहा है। ये सेम वैसे ही हो गया कि टुनटुन और हाटिका जा रहे हैं और अचानक जो है हाटिका का पैर फिसल जाता है, बरसात का समय है और बेचारी धड़ाम से पानी में गिर जाते हैं। अब इधर टुनटुन उसको उठाने की बजाय खूब जोर जोर से हंस रहा है, हा 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 हा। तो ये वाला ह्यूमर नहीं है, ये तो घटिया वाला ह्यूमर है। यहाँ पे जैसे कपिल शर्मा शो जो है उसमें कहते हैं कि ओठ तुम्हारे भैंस जैसे हैं, ये ओठ कहाँ से आ गए, हैं, ये सब सारी चीजें जो है। तो ह्यूमर वास्तव में क्या होता है, एक ऐसा कॉमिक एक्सप्रेशन होता है जहां पे वार्म सिंपैथेटिक, ठीक है, हार्मलेस लाफ्टर होता है। तो ये है भैया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए टेंडेंसी कॉमेडी या टेंडेंसी विट क्या होती है, सिगमंड फ्रायड साहब ने, पहली बात तो एक बात, इसको ज्यादा डीपर लेवल पे मत ले जाएं, सिर्फ इतना समझे कि ये टेंडेंसी कॉमेडी या टेंडेंसी विट को डिफाइन किसने दिया, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो ये कौन है, सिगमंड फ्रायड साहब हैं। ठीक है, ये वास्तव में कैसी कॉमेडी होती है, बस ये समझो ये एक ऐसी कॉमेडी होती है जो एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कॉमिक है। ये कॉमिक जो है एग्रेसिव फॉर्म में होता है जिसको डिलिबरेटली यूज किया जाता है और ये शार्प वेपन, एक वेपन की तरह यूज किया जाता है किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को रेडिक्यूल करने के लिए, किसी सब्जेक्ट को रेडिक्यूल करने के लिए जब इस तरह की कॉमेडी यूज की जाए जो कि एग्रेसिव फॉर्म में होती है तो उसको हम टेंडेंसी कॉमेडी या टेंडेंसी विट बोलते हैं। बहुत ही सटायर का ही एक प्रकार का टाइप समझ लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत डीपर लेवल पे आप लोग को पढ़ा दिया हूं। अगर आया तो भैया टेंडेंसी कॉमेडी आ गया तो आप तो फंस गए, आप बता ही नहीं पाए। तो टेंडेंसी कॉमेडी का है, एक तरह से एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कॉमेडी है, ये कॉमिक फॉर्म है जो कि शार्प वेपन की तरह यूज होता है किसी सब्जेक्ट को रिडिक्यूल करने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भैया, रिपार्टी, रिपार्टी, चलो दोबारा पार्टी शुरू करते हैं। तो रिपार्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो कि टुनटुन ने आपको एक पार्टी दिया तो आपने दोबारा उसको पार्टी दे दिया, तो इसी को बोलते हैं रिपार्टी। मतलब आप जो चीज आपको दिया गया वैसा ही आप दूसरी तरफ से जवाब दे दिए। तो इसी को हम क्या बोले, रिपार्टी। समझ गए, ये हो गई बात। ठीक है, तो यानी गिव एंड टेक, आपको जैसा बोला गया वैसा ही आपने लौटा दिया, री कर दे, लौटा दिया। तो ये होता है भैया वर्बल, इसको वर्बल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, वर्बल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो आपकी प्लेजर प्रदान करता है। ठीक है, तो ये है भैया रिपार्टी। रिपार्टी को बोलते हैं कंटेस्ट ऑफ विट। ये विट का एक तरह से कंटेस्ट है, बुद्धिमत्ता की लड़ाई है। ठीक है जी। अगर मैं पूछूं कि वो कौन से कॉमेडीज है जहां पे सबसे ज्यादा आपको जो है रिपार्टी दिखाई पड़ता है, तो आप बताइए कौन से कॉमेडीज हैं जहां सबसे ज्यादा रिपार्टी दिखाई पड़ता है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर है, रेस्टोरेशन कॉमेडी जो हैं वहां पे आपको सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। उसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, मिलामंट एंड मिराबेल के बीच में जो दो लवर्स हैं उनके बीच में विटी कन्वर्सेशन होता है। विलियम कॉनग्रीव का बहुत ही फेमस प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड। एक शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है जहां आपको रिपार्टी दिखाई पड़ता है। क्या आप बता सकते हैं? शेक्सपियर के कई प्लेज हैं, ठीक है, किसी प्ले का नाम बता दो जहां पे आपको रिपार्टी दिखाई पड़ता है। मच एडो अबाउट बेनेट्रिस, बिट्राइस एंड बेनेडिक्ट के बीच में, बिट्राइस एंड बेनेडिक्ट के बीच में आपको दिखाई पड़ता है रिपार्टी। ठीक है, यस। अगर हम बात करें कि अगर ह्यूमरस कैरेक्टर की बात करें कि बताइए वो कौन सा प्ले है जहां पे आपको ह्यूमरस कैरेक्टर जो है, अगर मैं रोमियो एंड जूलियट में बात करूं और बताइए रोमियो एंड जूलियट में आपको ह्यूमर जो है किस कैरेक्टर में दिखाई पड़ता है, तो ये सोच लो। ये बहुत ही फेमस प्ले है आपका और ये नॉर्मली आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये एम एच अब्राहम में मिलता है। नर्स, जो नर्स है उसके कैरेक्टर में आपको ह्यूमर दिखाई पड़ता है, वो जो बोलती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फालिस्टाफ का जो कैरेक्टर है वो ह्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि शेक्सपियर का कोई ऐसा प्ले है क्या
जहां पे कोई करेक्टर का केवल पहनावा ह्यूमर क्रिएट कर रहा है, मतलब वो बोल रहा है वो ह्यूमर नहीं क्रिएट कर रहा है, उसने जो पहन के आ गया वो ह्यूमर क्रिएट कर रहा है, तो है मालवोलियो। मालवोलियो अगर आप ध्यान दे तो एक थर्ड में, ये सब कुछ मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, 12th नाइट में मालवोलियो का जो करेक्टर है, ये सब कुछ कहां पे दिखा, येलो स्टॉकिंग पहन के आता है, यस। तो कहां पे वो एमएच अब्राहम में दिया, सोचो एमएच अब्राहम में इतने डीपर लेवल पे सब कुछ दिया है, जब आपके डीपर लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो एमएच अब्राहम सब लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा जी। तो बहुत अच्छा, सब लोग बहुत डीपर लेवल पे आप लोग समझ रहे हैं। आप आज इस क्लास को यहीं पे एंड करने का समय आ चुका है। सब लोग बताएं कैसा मजा आया। येलो स्टॉकिंग एंड क्रॉस गार्टर्स, बिल्कुल सही बता रहे हैं विजय लक्ष्मी, अमित बैसला, इन्होंने दोनों चीज बता दिया है। ठीक है जी, तो कैसा लगा आप लोग को बताइए, मजा आया कि नहीं आया, एकदम डीपर लेवल पे गया कि नहीं आया। ये सब चीजें आपको पढ़ना है भाई, एग्जाम टाइम में यही चीजें पढ़ा जाता है। तो एकदम डीपर से डीपर लेवल पे आपको कितनी चीजें, आपने पूरा पूरा हैमलेट को रिवाइज किया, शेक्सपियर के ग्रेट ट्रेजेडीज को थोड़ा थोड़ा देखा आप लोगों ने, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने विट, ह्यूमर एंड कॉमिक पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कितने डीपर लेवल की चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। आपको कितनी चीजें मैंने कनेक्ट करा दी, तो निश्चित तौर पे आप बहुत बेहतर कंडीशन में चल रहे हैं। बस आप लोग को मस्त रहना है। मैं आप सभी को एक बात आपके दिमाग में भरना चाहता हूं, अगर किसी को डर लगे एग्जाम से तो कुछ मत डरो। अब आप अंतिम समय जो मैं आपको लेक्चर्स दूंगा वही आपका रिवीजन है। अगर आपको डर लगे तो कुछ मत करो, बस लेक्चर्स को रिवाइज कर लो, केवल लेक्चर्स को रिवाइज करो। अभी जैसे मैं आपको मिल्टन पढ़ाऊंगा, सिर्फ मिल्टन का मेरा एक लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत है। तो अगर आपको डर लग रहा है अरे मैंने कुछ नहीं किया है, तो भाई मिल्टन के लेक्चर को देख लो कंप्लीट। अगर आपको डर लगे कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो चलो अभी शेक्सपियर पढ़ा देंगे, उसको देख लेना। डर लगे कुछ नहीं किया है, मतलब मैं आपको अंतिम समय पे एकदम कॉम्पैक्ट कर देना चाहता हूं कि आप मेरे केवल 10 लेक्चर को देख लो और आप कहो यस मेरी तैयारी हो गई। ठीक है जी, बस आपको एक काम करना है जो मैं बार बार आप सभी से कहना चाहता हूं कि भैया वोकैबुलरी तनी रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा रोज खींचिए वोकैबुलरी को, रोज पढ़िए। क्या आज भी आप लोगों ने बीच में 1.5-2 घंटे के अंतराल पे वोकैबुलरी को पढ़ा है? मोस्ट रिपीटेड जो वोकैब को उसको बार बार देख रहे हैं, उसको रोज देखते रहिए। ऐसा ना हो तो देखो स्पेलिंग खूब आता है, स्पेलिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक बार ध्यान से बार बार उसको देखो, उससे दोस्ती बनाओ। आप वोकैबुलरी जानते हैं कैसे, जैसे स्पेलिंग वगैरह इडियम्स है, तो उसके साथ एक गाना गाओ, आज हम तुम मोह सनम मिलके ये वादा करें, तुम मेरे दिल में रहो मैं तेरे दिल में रहूं, है ऐसा करो। तो वोकैब वगैरह को ऐसे याद कर लो भाई, दिल में बसा लो। एक गाना है, दिल में तुझे बसा के बंद कर लूं मैं अपनी आंखें, हैं। तो जब आप उसको पढ़ो और पढ़ने के बाद आंख बंद कर लो, अब दिल में बसा लो, ठीक है। बार बार इस तरह से स्पेलिंग को दिल में बसा लो और बार बार आंख बंद करो और कहो अच्छा अकेजन, अकेजन OCCA नहीं आएगा, SION आएगा। इस तरह से कमिटी ऐसे ऐसे करो। ठीक है, रोज करो, कहते हैं ना बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। अभी देखो ये ऐसे तो आसान है नहीं, ऐसे नहीं दिल में बस जाएगा कोई, टाइम देना पड़ेगा तब जाके बात बनेगा। ये ऐसा अभी इतना जल्दी गाना नहीं गाना है, वफा न रासाई तू जियो हर जाई, ऐसा नहीं करना है। अभी थोड़ा सा, अभी आप लोगों को सिर्फ प्यार वाले गाने गाने हैं, ये हर जाई और ये बेवफाई वाले गाने नहीं, जा बेवफा जा तुझे प्यार नहीं करना, ये सब अभी नहीं करना है। अभी एकदम प्यार वाले गाने, एकदम वोकैबुलरी के प्रति अच्छी वाली भावनाएं रखनी है, ठीक है। बार बार आप ऐसा करो, हर 1.5 घंटे के बाद आंख बंद करो, देखो कौन कौन वोकैब आ रहा है, जो नहीं याद आ रहा है उसको फिर से याद करो, उसको फिर से बुलाओ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हाँ चलिए इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं रात में 10 बजे। सभी को गुड नाइट।
अभी गुड नाइट नहीं करते हैं, गुड बाय, मिलते हैं, सी यू एट 10 PM।